आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस ने 24 दलों को न्योता भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में जनसभा के दौरान आज कई पार्टियों के नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रैली में शामिल होगी। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला मंच पर नजर आ सकते हैं। वहीं डीएमके, वीसीके, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बीएसपी, सीपीआई के प्रतिनिधि मंच पर नजर आ सकते हैं। वहीं शिवसेना का प्रतिनिधि भी रैली में पहुंच सकता है। वहीं रैली में जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, सपा और एनसीपी यात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह से पहले रविवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। तिरंगा फहराने के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लग गया। राहुल ने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत से किया वादा पूरा हो गया है। उन्होंने यात्रा को अपने जीवन का सबसे गहरा और सुखद अनुभव बताया। तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत और अहंकार से भरा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर दिया, जिससे कश्मीर में ऐसा माहौल बन पाया कि राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कश्मीर में आतंकवाद और भय का माहौल था। केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और करीब 2:30 बजे तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाए जाने पर ध्यान देने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सब पता है कि कौन सा मंत्री सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय है। मेरे पास सबका रिपोर्ट कार्ड है। बता दें कि 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन परिसर में होगी। सदन शांति से चले और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, इसके लिए सरकार ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीए की बैठक भी आज 3 बजे होगी। एनडीए की बैठक में मुद्दों और एजेंडों को तय करने के साथ ही फ्लोर मैनेजमेंट पर भी रणनीति बनेगी। बैठक में एनडीए के सभी घटक दल के नेता और प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक संसद भवन परिसर में ही होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज उज्जैन के एसजीएमएलआई अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में श्री स्वामी नारायण आश्रम के संत स्वामी आनंद जीवनदास महाराज ने मंदिर की जगह इस आंखों के अस्पताल का निर्माण करवाया है। ये निर्माण उन्होंने तब किया जब उनके भक्तों ने इसकी इच्छा जाहिर की। लोगों का कहना था कि यहाँ मंदिर से ज्यादा अस्पताल की जरूरत है। नवनिर्मित इस अस्पताल में आंखों का इलाज बेहद कम खर्च पर किया जाएगा। करीब 3.5 बीघा जमीन में फैले इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 50 बेड वाले इस अस्पताल में 2 मॉड्यूलर समेत 3 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें रविवार दोपहर 1 बजे झारसुगुड़ा के ब्रजराज नगर में एक एएसआई ने गोली मार दी थी। दास को सीने में 2 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई गोपाल दास को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उधर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को दे दी है। नेपाल के जनकपुर में विशेष अनुष्ठान और पूजन के बाद आज शालिग्राम शिलाएं भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगी। ये पवित्र शिलाएं बिहार के मधुबनी जिले से देश में प्रवेश करेंगी। ये शिलाएं बिहार के मधुबनी से साहरघाट प्रखंड पर पहुंचेंगी। वहां से कपोल स्टेशन होते हुए दरभंगा के माधवी से मुजफ्फरपुर आएंगी। मुजफ्फरपुर से त्रिपुरा, कोठी, गोपालगंज होते हुए सासा मूसा बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेंगी। नेपाल में शिलाओं के स्पर्श को जन सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली के विजय चौक पर रविवार को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 29 क्लासिकल धुनें बजाईं। धुनों ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया।
तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति से सेना के बैंड को ले जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही बैंड स्थल से रवाना हो गए। इस मौके पर दिल्ली की सभी प्रमुख इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती हुई नजर आईं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। रविवार को यहाँ मौसम ने सुबह से ही करवट बदली। दिन में धूप नहीं निकली और शाम होते होते बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 12 घंटे के दौरान दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के अलर्ट के साथ साथ सर्दी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। एक और जहां राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है, वहीं उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश आज बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जी की समाधि राजघाट पर आज तमाम हस्तियां पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। बता दें कि महात्मा गांधी के निधन की तिथि को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गांधी जी को उनकी व्यक्तित्व और योगदान के लिए बापू जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। भारत को आजादी दिलाने के कुछ समय बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 की शाम को प्रार्थना के बाद बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज चुनाव होगा। ये चुनाव 5 सीटों के लिए होगा। इस चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इनमें शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 और ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीट हैं। चुनाव के नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। इन 5 सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखते हैं। हालांकि अभी विधान परिषद में सपा के 9 सदस्य हैं और विधान परिषद में नेता विरोधी दल के लिए 10 एमएलसी होना जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आज रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी की सुपरसाइट और मोबाइल वैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये सुपरसाइट दिल्ली के राउस एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में स्थापित किया गया है। रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी दिल्ली में किसी भी स्थान पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में सक्षम होगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने DPCC और IIT के विशेषज्ञों के साथ मिलकर ये सेटअप तैयार किया है। जबरन धर्मांतरण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और काला जादू या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से सख्त कदम उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर मूल याचिका के विरोध में भी 8 याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी हैं। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में अध्यादेश के जरिए ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक रहने की व्यवस्था बनाई थी। कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की शुरुआत आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से होगी। इसमें 27 प्रकार के खेल मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेले जाएंगे। राजधानी भोपाल में 9, इंदौर में 6, ग्वालियर में 4, जबलपुर में 4, उज्जैन और मंडला में 2-2 और बालाघाट और खरगोन में 1-1 खेल का आयोजन होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले यूथ गेम्स का आयोजन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी और पंचकुला में किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन करेंगी, जिसमें स्पेन के संस्कृति और खेल मंत्रालय के मारा जोस और भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडावा और अन्य बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड ने कहा है, इस साल मेले में लगभग 900 स्टॉलों के साथ प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या होगी। पुस्तक मेले के उद्घाटन के बाद स्पेन के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। इसके अलावा 4 फरवरी को कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश दिवस का आयोजन किया जाएगा। पेपर लीक मामले में गुजरात पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात ATS पिछले 4 दिनों से पेपर लीक की घटनाओं से जुड़े लोगों पर लगातार नजर रखे हुए थी। वडोदरा से 15 आरोपियों को प्रश्न पत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद से केतन बारोट नाम के एक शख्स को भी ATS ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। बता दें कि बीती रात पुलिस ने वडोदरा शहर में एक जगह पर रेड की और वहां से पेपर की कॉपियों के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरे राज्य में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम पहला T20 मैच 21 रन से हार गई थी, लेकिन दूसरा मैच 6 विकेट से जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर
99 रन बनाए, जबकि 100 रन के लक्ष्य को भारत ने एक गेंद रहते हासिल किया। मैच देखने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी स्टेडियम में मौजूद रहे। भारत ने रविवार को महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए। टीम इंडिया ने ये आसान लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड ने उम्दा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत ने पहला महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप अपने नाम किया। बता दें कि भारतीय महिला टीम पहली बार आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में आज सभी स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे। रोटी, बिजली, अनाज, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दामों और इनकी किल्लत ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल दी है। ऐसे में ताकतवर खाड़ी देश अब तक कर्ज देकर उसकी मदद करते आए हैं। कर्ज देने वाले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के न्योते पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके मद्देनजर शहबाज सरकार ने अपने देश के सभी स्कूलों और ऑफिसों को बंद करने का फैसला लिया है।